हेलो गाइस। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर। आज हम लोग को जो पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर में वांट ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ना है? वांट ऑफ फैक्टर। इससे पहले वांट ऑफ फैक्टर्स पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ने 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फिनिश कर दिया है। अच्छा, हो गई क्या? मैंने तो देखा ही नहीं यार। तो जाओ फटाक से देख के आओ, क्योंकि उसी से रिलेटेड वांट ऑफ फैक्टर पूरा है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं समझ आएगी तो वांट ऑफ फैक्टर नहीं आने वाला, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आ जाए। चलो मतलब स्टार्ट करें। ओके, तो मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं टर्म क्या बोल रहा हूँ? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। कौन आई? कोई नहीं आई, गंदी गंदी सोची। किससे डिनोट करेंगे? आई से। इसका एक और नेम भी है, वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका हमें एग्जैक्ट नेम तो पता हो पहले, वरना पढ़ता हूँ बहुत कुछ लेता है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ये सब डील क्यों कर रहा है। 4 टाइप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहली हम लोग की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? RLVP। कौन सी? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या था? हमारे पास एक प्योर था और एक सॉल्यूशन था, उसी हम लोग प्योर से उसको डिवाइड करके किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से हम लोग उसको डील कर रहे थे। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था? EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? हमारे पास डेल्टा TB था, एक कांस्टेंट था KB। इसको हम लोग इवेल्यूस्कोपिक या क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल रहे थे। और हमने देखा कि ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो ये किस पे डिपेंड कर रही थी? मोलैलिटी पे, मोलैरिटी नहीं। ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है? मोलैलिटी। इसीलिए यहाँ पे छोटा m लिखा गया है। दूसरा हमारे पास क्या था? DFP मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसका क्या था? सेम ऐसे ही एग्जैक्ट फॉर्मूला है, बस खाली यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा KF और यहाँ पे वही हमारे पास मोलैरिटी। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और था, वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक का प्रेशर हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? पाई से डिनोट कर रहे थे। और यहाँ पे एक कंसंट्रेशन टर्म ले रहे थे और एक यूनिवर्सल कांस्टेंट R और टेम्परेचर T। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म था हमारा, ये क्या था? ये था हमारे पास मोलैरिटी। क्या था? मोलैरिटी। सभी को समझ आया? सब में मोलैरिटी का यूज हो रहा है एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखे हैं, मुझे इनकी दोबारा जरूरत क्यों पड़ी, वो ये बताता है वांट ऑफ फैक्टर आई। अब हमको इसको पहले कुछ एग्जांपल से समझना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि वांट ऑफ फैक्टर आया ही क्यों। देखो हम लोग जैसे मैं एग्जांपल से लेता हूँ, NaCl सबसे सिंपल एग्जांपल है। तो NaCl मैंने क्या किया? मैंने वाटर लिया, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर फिल है। ठीक है। आपने क्या किया? आपका मन आया, आपने इसमें एक स्पून क्या किया? NaCl डाल दिया। NaCl, आपको पता है आपने इसमें एक स्पून डाला, यानी इसमें NaCl का आपने एक तरह से 1 मोल डाला, 1 मोल NaCl डाला। लेकिन इसमें क्या हुआ? वाटर, यानी ये नीचे जाकर के वाटर में ब्रेक हो गया Na+Cl-। जब ये Na+Cl- में ब्रेक हुआ, यानी मेरे पास ये NaCl और किस में ब्रेक हो गया? Na+Cl-। मेरे पास पहले था एक्चुअल में 1 मोल, फिर जाकर के कितना हो गया? ये 1 ये 1 प्लस हमारे पास टोटल कितना हो गया? 2 मोल। हमारे पास टोटल कितने हो गए? 2 मोल। यानी जो हम लोग मास कैलकुलेट कर रहे थे वो तो गलत आ गया। हम लोग पहले सोच रहे थे 1 मोल, आया 2 मोल। तो यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हुआ? डिसोशिएट कर गया। अगर डिसोशिएट कर गया तो यानी उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए यानी यहाँ पे क्या हुआ? एक तरह से डिसोशिएशन। यहाँ पे क्या हुआ? डिसोशिएशन। देखो एक तरह से इतना मान के चलो कि आप लोग को जब तक खुद से वो नहीं कहता, आप लोग 100% डिसोशिएशन मानोगे कि मतलब यहाँ पे जो डिसोशिएट हो रहा है वो पूरा 100% हो रहा है, हमें कुछ भी अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जैसे अब यहाँ पे क्या हो सकता है? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ K2SO4, ये कैसे टूटेगा? 2K प्लस SO4 2-। पहले मेरे पास इनिशियली कितना मोल था? 1 मोल। उसके बाद कितना मोल हो गया आफ्टर, यानी डिसोसिएशन होने के बाद कितने मोल्स हो गए? ये रहा 2 ये रहा 1, टोटल हमारे पास हो गए 3 मोल।
तो यानी हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग अगर 1 मोल डाल लें लेकिन उसका मास जो है वो गलत आ रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर या फिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ आया? इसीलिए इसको आने की जरूरत पड़ी। अब इसको आने की जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे फॉर्मूले में आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? आई से। पूरे फॉर्मूले में हम लोग आई से कर देंगे मल्टीप्लाई। जब आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को एक्चुअल में पता चल जाता है पहले कितना वांट ऑफ फैक्टर यानी आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी। पहली बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग इसी तरह जैसे मैंने लिखा था ना एसोसिएशन, वो सॉरी डिसोसिएशन, तो वैसे ही एक हो सकता है मेरे पास एसोसिएशन। क्या? जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे मॉलिक्यूल्स ये सारे क्या हो रहे थे? डिसोशिएट हो रहे थे यानी टूट रहे थे। अब एक बात बताओ, ये यानी यहाँ पे आई की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 ही आ रही है ना, मतलब मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, आगे 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल में जैसे ब्रेक हो रहा है तो यानी वैल्यूज बढ़ती जा रही है। तो यानी डिसोसिएशन में क्या होगा? ऑलवेज आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज, यानी ग्रेटर देन तो 1 होनी है। अरे समझ आ रहा है ना बेटा? तो बोलो ना, बोलना हल्की हल्की कमेंट्स में, यहाँ नहीं। हाँ, अब बात करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होगा? देखो एसोसिएशन होते बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन मेरी मानो तो सिर्फ 2 एग्जांपल याद रखो, सिर्फ 2 एग्जांपल जो कि आपके सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी में भी है और आईएससी में भी इतने ही पूछे जाते हैं। पहला है मेरे पास बेंजोइक एसिड C6H5COH पहला। दूसरा है मेरे पास एसिटिक एसिड CH3COOH। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एसोसिएशन में क्या होता है बच्चों, ये डाइमर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? डाइमर। डाइमर का मतलब है कि मैं अगर इनके 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूं, अगर मैं इनके 2 मॉलिक्यूल लेता हूं तो वो इस तरह अपने आप को फॉर्म करते हैं C6H5COOH। यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3COOH कर ट्वाइस। यहां तक समझ आया? यानी वहां से जाके हाफ हो गया, हाफ हो गया तो यानी ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू जो क्या होगी, वो आई की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। यहां तक अच्छे से समझ आया? अब तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो बहुत से सभी लोग अधिकतर क्या कहते हैं, इसको अल्फा के थ्रू बताते हैं। मैं भी अल्फा के थ्रू ही बताऊंगा, लेकिन इसका फॉर्मूला मैं चाहूंगा आप लोग सिर्फ इसके 2 फॉर्मूले याद रखो, जिससे पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। मैं एक साइड लिख देता हूँ डिसोसिएशन और एक साइड लिख देता हूँ एसोसिएशन। मैं इसके कुछ 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा, बस उन्हीं फॉर्मूले पे क्या कहते हैं पूरा वांट ऑफ फैक्टर और इनफैक्ट पूरा सॉल्यूशन डिपेंड है, तो ज्यादा उतना जानने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग इसको थोड़ा सा गलत भी पढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा क्या कहते हैं आप लोग प्लीज गलत ना पढ़ाएं, या तो कुछ वीडियोस देख लें या तो फिर कुछ बुक्स रेफर करें, ताकि बच्चों का थोड़ा सा भविष्य ना बर्बाद हो। बात करते हैं डिसोसिएशन की। देखो डिसोसिएशन, इसको मैं DOD लिख सकता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको मैं लिख सकता हूँ एसोसिएशन यानी DOA, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। पहली बात। दूसरी बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो, हम इन दोनों को ही अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक, वहां पे क्या हो रहा था, इसका जो फॉर्मूला है ये बनता है I-1। मैं इसको डेरिवेशन नहीं दिखा रहा क्योंकि डेरिवेशन कहीं भी नहीं पूछी जाती, नथिंग, और N-1। यहां तक क्लियर? आई आप लोग उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। अभी N क्या है, जैसे मैं लिख रहा था ना NaCl, तो ये डिसोशिएट हो रहा था Na प्लस Cl माइनस, तो कितने मॉलिक्यूल्स में हुआ? 2, तो N की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 2। तो आप लोग इस फॉर्मूले को डिसोसिएशन के लिए ध्यान रखें, पूरा एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला एसोसिएशन का ही है I-1 अपॉन में, बस खाली वहां पे क्या हो रहा था, हाफ हो जा रहा था, तो यहाँ पे 1/N-1 पूरा सेम फॉर्मूला है, बस खाली वहां पे N है, यहाँ पे N-1 है, तो ये हो जाता है एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला। पहली बात अच्छे से समझ आया? अच्छा, अब हम लोग कुछ I की वैल्यू भी अगर सिर्फ और सिर्फ इसको हटा दें तो I की वैल्यू भी हम लोग किसी और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे बाकी बुक्स भी रिफर करती हैं, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर, भाई ये सब क्या है? सॉल्यूट है हमारे, सॉल्ट हो गए और वो हो गया, क्या कहते हैं, जितने भी हमारे फिलहाल एक तरह से सॉल्ट्स कह सकते हैं क्योंकि वो इजीली डिसॉल्व होते हैं। जितने भी हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अभी तक हम लोग जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को वहां पे क्या मिल रहा था? यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज और क्या कहते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, तो यही सब मिल रहे थे जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस में ब्रेक नहीं होते इतना इजीली, तो इसीलिए हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते थे। अब की बार हम लोग ने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइट्स को ले लिया।
इलेक्ट्रोलाइट्स को लेने पे क्या हुआ, वो अपने मॉलिक्यूल्स को इस तरह वो ब्रेक करने लगा जिसमें वैल्यू में चेंज आने लगा, तो उसके लिए वॉन ऑफ फैक्टर और ज्यादा कैपेबल मतलब यूज होने लगा। आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एक फॉर्मूला इसका ये भी है और एक और इसका फॉर्मूला है, वो है हमारे पास, देखो इसके आई के निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, तो आप लोग जो फॉर्मूला आप लोग को अच्छा लगता है आप लोग उससे रिफर कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा देख करके आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में अगर ये चीज पूछ रहा है तो हम लोग उसी को रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन है यानी वहां पे अल्फा लगेगा ही लगेगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है वॉन्ट ऑफ फैक्टर तो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला इसका कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास और अपॉन में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं आप लोग को इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ ताकि और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अच्छा, ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं ये पिछले साल के मैंने टॉप 4 में से निकाला है, मतलब जैसे 2020 2000 क्या कहते हैं हमारा 19 18 17, क्योंकि 2021 तो उतना कुछ खास था भी नहीं, तो इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इसको लगा के दिखाओ, मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड दे रहा हूँ, इसको फटाक से कॉपी पेन निकाल लो क्योंकि न्यूमेरिकल्स लगाने से ही आएगा और ऐसे नहीं आएगा, समझे ना, समझा करो थोड़ा सा। बॉइलिंग पेंट नहीं है, वो बॉइलिंग पॉइंट है। हो गया, मैं बताऊं? ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, जल्दी से बताओ। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 0.30 of acetic acid is dissolved in 100 gram of benzene. Calculate the molecular weight of acetic acid from this data. Observe the molecular state of solute Kb for benzene. अच्छा, पहली बात कर रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू में m, डेल्टा Tb Kb इंटू m। अब ये बताओ डेल्टा Tb क्या हमको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.063 हमको दिया हुआ है, तो 0.0633, ठीक, इज इक्वल टू Kb हम लोग को दिया हुआ है, हाँ Kb भी दिया हुआ है 2.53 इंटू में। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे गुस्सा आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां तक अच्छे से समझ आया ना? अरे बोल दो ना बेटा। अब मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक कोई सॉल्यूट का मास होगा और अपॉन में उसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, यानी कार्बन CH3COOH कितने कार्बन है 2, तो C2H कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, कार्बन का होता है कितना है 12 2 जा 24 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 32, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल मेरे पास आ जाएगा, ये हो गया 28 प्लस 32 यानी 0, ये 1 यानी 60, यानी हमारे पास कितना आ गया 60, यानी हो गया 0.30 अपॉन में ये आया 60 इनटू में हमको मास और सॉल्वेंट दे रखा है क्या, हाँ हमको दे रखा है 100, तो ये हो गया 100 इनटू में क्या आ जाएगा 1000। अच्छा सब दे रखा है तो फिर निकालना क्या है, निकालना हम लोग को ध्यान दो, एसिटिक एसिड अब की बार दे रखा है इसने, सिर्फ बता रहा हूँ ट्रिक कैसे फाइंड करनी, और मॉलिक्यूलर स्टेट की बात कर रहा है, यानी अब की बार हम लोग को यहाँ से क्या फाइंड करने को कह रहा है आई, कौन आई, कोई नहीं है, फिर से गलती सोच, तो यहाँ से हम लोग को क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, तो अब आई फाइंड करने के लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0.0633 इनटू में आ जाएगा मेरे पास 60 इनटू में आ जाएगा मेरे पास 100 अपॉन में आ जाएगा 2.53 इनटू में हो जाएगा 0.30 और इनटू में हो जाएगा मेरे पास 1000, तो अरे 10,000 नहीं 1000, तो यहाँ से आई की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करने पे मिल जाएगी, आई की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक ध्यान दो, यहाँ से फाइंड करने कह रहा है मॉलिक्यूलर स्टेट, यानी जो हमारे पास सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करने कह रहा है इन द
फॉर्म ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, लेकिन किसमें, सॉल्यूशन में फाइंड करने को कह रहा है। ठीक, अब पहली बात यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आई का वैल्यू फॉर्मूला एक ये बताया हुआ है, ये बताया है ना। तो हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया होता है उससे हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो होता है कैलकुलेटेड, और जो हम लोग फाइंड करके निकालते हैं वो होता है ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग का मान लेते हैं आई का, सपोज कर लेते हैं मेरे पास आया वाई। ठीक, हम लोग, मैंने क्या कहा, ऊपर वाला क्या था, कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेटेड हम लोग का क्या होगा, हम लोग को एक मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, किसका भाई, किसका हमने मॉलिक्यूलर मास रखा, 60 किसका था, एसिटिक एसिड का। अब एसिटिक एसिड क्या होता है, डाइमर फॉर्म करता है, यानी मेरे पास 2 एसिटिक एसिड होंगे, तो 2 का फॉर्म मास क्या हो जाएगा, 120। ठीक, ऑब्जर्व वाला हम लोग को नहीं पता, क्योंकि वही तो हम लोग से पूछ रहा है कि आप ऑब्जर्व करके कितना निकाल रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड इनटू में क्या हो जाएगा, 120 इनटू वाई। तो यहां से अगर आप लोगों को वाई पता है तो ऑब्जर्व कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, एसिटिक एसिड क्या करता है, एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में क्या था, वो लेस देन 1 आएगी, यानी आई की वैल्यू 1 से कम ही आएगी, तो 0.5, 0.6, 0.7 कितनी भी आ सकती है। तो आप लोग यहाँ पे मुझे अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत हाथों से कमेंट करके कमेंट सेक्शन बताएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फटाक से इसको रीड करो, पेन कॉपी में इसको ट्राई करो, पेन कॉपी कह रहा है, पेन से कॉपी में ट्राई करो। हो गया, चलो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। इसमें कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीज एट दिस एंड द प्योर वाटर दिस, डिटरमाइन द फॉलोइंग। केएफ दे रखा है, केबी दे रखा है, अच्छा केएफ केबी दोनों दे रखा है, यानी यहाँ पे मोलैलिटी भी फाइंड करनी है, बॉइलिंग पॉइंट भी फाइंड करना है, और लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी तीनों चीजें फाइंड करनी है। ओह माय गॉड, तो पहले चलो फाइंड कर लेते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे फाइंड करेंगे, मोलैलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा डेल्टा टीएफ वाला, फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा केएफ वाला, फिर हम लोग को लिखनी पड़ेगी मोलैलिटी। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या था, टीएफ माइनस टीएफ नॉट, सही था कि टीबी माइनस टीबी नॉट था। हाँ, क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला था डेल्टा टीएफ वाला, इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा प्योर था वो ज्यादा था और किसका कम था, सॉल्वेंट वाला, तो प्योर वाला ज्यादा होगा, यानी टीएफ नॉट माइनस टीएफ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहले लेक्चर देख के आओ ताकि और क्लियरिटी आएगी। तो प्योर का कितना दे रखा है, 273.0 माइनस 272.4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6, अच्छा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 0.6। केएफ कितना दे रखा है, देखो केएफ कितना दे रखा है, ध्यान से देखो 1.86, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी, तो मोलैलिटी आ जाएगी 0.6 डिवाइडेड बाय 1.86, यहाँ से आप लोग को क्या मिल जाएगी, मोलैलिटी। ठीक, अच्छा अब दूसरा फाइंड करने को क्या कह रहा है, दूसरा फाइंड करने को कह रहा है हम लोग से बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैं लाइन से फाइंड करते हुए चल रहा हूँ, आप लोग भी उम्मीद है कि मेरे साथ लाइन से फाइंड करते हुए चल रहे होंगे, अगर नहीं तो फिर यार खुद को धोखा दे दो, अच्छा नहीं लगता फिर। हाँ, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम। ध्यान दो, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपसे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी बी माइनस का टी नॉट बी। यहां तक क्लियर। तो जो हमसे अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो वो टीबी पूछ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो वो टी नॉट बी, वो डेल्टा टीबी पूछ रहा है, और अगर प्योर बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो वो टी नॉट बी। यहां तक क्लियर हो गया, काफी कुछ समझ आता है, अच्छी बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो प्योर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373। कितना होता है, 373 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को डेल्टा टीबी मिल जाए तो हम लोग टीबी फाइंड कर लेंगे। डेल्टा टीबी हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं। डेल्टा टीबी क्या हम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखते हैं पहले एक बार। हाँ, क्वेश्चन में देखें क्या हम लोग को डेल्टा टीबी दिया हुआ है, नहीं, हम लोग को डेल्टा टीबी फाइंड करना है। अच्छा हाँ, वही तो निकालना है, क्या है यार। हाँ, केबी हम लोग को दिया हुआ था कितना, 0.52, क्योंकि हम लोग को देखो ध्यान रखो, जो हमारे पास केबी फॉर वाटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए होता है 1.86, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है 0.52।
तो कंफ्यूज नहीं होना। और मोलैलिटी हम लोग कहाँ से रख लेंगे, यहाँ से रख लेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी। देखो मैं आप लोग के सामने एक एक पूरा लाइन से क्वेश्चन को पढ़ते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोग को भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। तो हमारे पास डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा, मान लेते हैं मेरे पास, यहाँ से हम लोग मोलैलिटी की वैल्यू रखेंगे, तो डेल्टा टीबी मान लेते हैं मेरे पास y आ गया। अगर y आ गया तो यहाँ से y इज इक्वल टू टीबी माइनस का टी नॉट भी मैं नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट 373। तो यहाँ से टीबी में हम 373 प्लस हम y कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट भी इजीली मिल जाएगा। समझ आ गया, ठीक है आगे देखते हैं। आगे हम लोग को फाइंड करना है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम लोग को फाइंड करना है, यानी उसका हम लोग का फॉर्मूला क्या था, उसका हम लोग का फॉर्मूला क्या था, पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन में पी नॉट ए और इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, हाँ आगे कह रहा है जो हम लोग के पास लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, ध्यान दो यहाँ पे कितना दे रखा है, 298 केल्विन दे रखा है। ठीक है, अब की बार हम लोग को क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन पता है, नहीं मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं पता हम लोग को, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम लोग ने अभी तक कैलकुलेट किया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है कितना, 273.76, यानी मैं यहाँ पे हम लोग इसकी जगह क्या रखेंगे 23.756 अपॉन में क्या रख देंगे 23.756 माइनस का पी ए। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अगर हम लोग बी का है तो ऊपर क्या रखेंगे एन बी अपॉन में एन बी प्लस एन ए। यहाँ तक अच्छे से हम लोग को क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखें, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि हम लोग से अगर हम लोग ने क्या कैलकुलेट कर लिया है, मोलैलिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग को पता है कितने हैं हम लोग के पास। यहाँ तक क्लियर, हम लोग को यानी क्या कहते हैं मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने, बी के निकालने। तो बी हमारा क्या क्या था, मोलैलिटी था ना, तो मोलैलिटी हम लोग ने कितनी निकाली थी, मान लेते हैं हमारी y आई थी, क्योंकि मोलैलिटी हम लोग, मैंने आपसे कहा था ना मुझे कमेंट सेक्शन में कैलकुलेट करके बताना, यहाँ पे भी ये y हो जाएगा। अच्छा हमारे पास Na क्या है, हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट यानी दे नहीं रखा था, हम वाटर मान लेते हैं, तो वाटर कितना हो जाएगा 1000/18, क्योंकि हम लोग उसकी क्या निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से ये अच्छा इसकी कैलकुलेशन होती है 55.55 होती है, ये रहा अपॉन में y और ये रहा y। तो यहाँ से आप लोग को क्या मिल जाएगा xb, अगर xb मिल गया तो pa हमारा इजिली आ जाएगा, pa हमारा इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से बताना कि आप लोग का आंसर कितना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, हम लोग ने सारे कर लिए थे। ओ अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन तो रह ही गया, चलो हम लोग इसको भी कर लेते हैं, इसको भी नहीं छोड़ते, सारे क्वेश्चन जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक तोड़ेगा। चलो हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मैं आप लोग को यही बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है पाई इज इक्वल टू CRT, लेकिन यहाँ पे देखो कंप्लीटली डिसोसिएटेड कह रहा है, यानी मैं I रख दूंगा। अब एक बात बताओ K2SO4 कितने मॉलिक्यूल्स में टूट रहा था, कितने मॉलिक्यूल्स में टूट रहा था, K2 यानी 2K प्लस SO4 यानी 3 मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई हो गया। अब C क्या है हमारा कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कैसे निकालते थे, अब कंसंट्रेशन टर्म हम लोग का था भी क्या मोलैरिटी, मोलैरिटी कैसे निकालते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते थे, हम लोग को देखो सॉल्यूट दे रखा है, हाँ 0.025 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा उसी का सॉल्वेंट का मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 174 इंटू में और क्या दे रखा है, क्या हम लोग को लीटर दे रखा है कितना, हाँ 2 लीटर दे रखा है, यानी हम लोग को 1000 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन टर्म वैल्यू रख देता हूँ 0.025 डिवाइडेड बाय 174 इंटू में 2। आर की वैल्यू कितनी होगी इन्होंने दे रखी, हाँ दे रखी, अगर नहीं भी याद हो तो मैंने पहले बता रखा है 0.0821 ही लेंगे, और इंटू टेम्परेचर 25 प्लस 273 तो हो जाएगा 298, और आई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3, तो यानी पाई हम लोग का आ जाएगा। तो मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन बताना कि पाई की वैल्यू भी कितनी आई। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन को भी देखा कैसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर से करना है, और हम लोग ने इस क्वेश्चन को भी देखा कि कैसे करना है। मैं इसका सेकंड पार्ट आप लोग को होमवर्क लिए छोड़ता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है,
तो यहाँ से कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर कह रहा है, यानी हम लोग को यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आगे तो पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व करा दिया, सिर्फ आप लोग क्या करना है, कैलकुलेशन करके मुझे बताना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले क्वेश्चन को देखो, वीडियो पॉज करो और उसको ट्राई करो, ट्राई करने के बाद फिर कमेंट करो। समझे बेटा? समझ गए ना? अच्छा समझ आया? चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग को आखिरी एक टॉपिक पढ़ना है, वो है हेनरी लॉ, और पूरा सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग का फिनिश हो चुका है। ठीक है, बाय बाय।